नहीं देखिए, कुदरत का तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि प्रकृति का इसमें कोई कसूर है। ये मानवीय कारण ही है, क्योंकि बारिश सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही है या यहीं पे नुकसान नहीं हो रहा है। अगर आप देखें, अभी 2-3 दिन पहले टेक्सास में, अमेरिका में, स्पेन में, सब जगह बहुत ज़्यादा फ्लडिंग जो है, चाइना में बहुत ज़्यादा फ्लडिंग जो है ऑब्ज़र्व की गई है। पीछे ऑस्ट्रेलिया में भी देखने में आया, उस द्वीप में भी, कि बहुत ज़्यादा बारिश और इतनी इंटेंसिटी से रेनफॉल हुई है। तो ये एक वैश्विक कारण है, ग्लोबल वार्मिंग है। और ये मानव निर्मित जो कार्य हैं, जो बड़ी एक होड़ सी लगी है, बड़ी रेस लगी है चारों तरफ, चाहे वो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, चाहे अर्बनाइजेशन की बात करें, चाहे जंगलों के कटान की बात करें, जंगलों में आग की बात करें, उससे ये पूरा ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसमें एक बदलाव आया है। जो जीएचजी एमिशन, जिनको हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कहते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो कारक है वो मीथेन, और सबसे बड़ा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो CO2 की एमिशंस हैं, जो इक्विवेलेंट, वो बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं पिछले कुछ समय से, और उनके बढ़ने से ये तापमान में वृद्धि हुई है। और उसमें क्या होता है कि वातावरण में जो रेडिएशन जो हमारी जो वापस जानी चाहिए, हटके वो नहीं जाती हैं, वो यहीं पे रुक जाती हैं। कुछ उसमें ये हवाएं जो है वो हमारी इस तरह की हो जाती हैं, तापमान बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ता है। तो वही जो देखने को जो है वो हम लोग अभी विटनेस हम लोग सारे कर रहे हैं। और देखिए, होता क्या है कि जब तापमान में वृद्धि हुई है, मैं बड़ी साधारण तौर पे, पूरे वैज्ञानिक तौर पे नहीं, मैं वैज्ञानिक की तरह नहीं, मैं आम आदमी की जो एक समझ है उसके अनुसार मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो तापमान जब बढ़ता है तो होता क्या है कि हमारी जो नमी है, जो सॉइल की, या चट्टानों की, या जो हमारी जो ये भूमि है, इसमें जो नमी है वो सोख लेती है ये गर्म हवा, जो तापमान जब बढ़ता है। तो उसके तापमान बढ़ने से ये नमी जो है वो सोख के ये उसकी वाष्पीकरण हो जाता है और वो ऊपर चली जाती है। लेकिन जो उसका साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि जब सूखे जैसे हालात गर्मियों में जब होते हैं, तो ज़मीन जब नमी नहीं होती है तो बहुत एक फ्रजाइल हो जाती है, बड़ी भुरभुरी सी आप उसको कह सकते हैं, वो हो जाती है। तो उसका जब मॉइस्चर ख़त्म हो गया है, तो उसमें जो एक होल्डिंग कैपेसिटी होती है, चाहे वो पेड़ों के तनों से, जड़ों से चिपकने वाली बात है, चाहे वो चट्टानें जो आपस में जुड़ी रहती हैं, एक मॉइस्चर कंटेंट एक लेवल तक होने तक एक उनमें वो फ्रैजिलिटी नहीं होती है, भुरभुरी नहीं होती हैं, और वो उसमें वो टिकी रहती हैं। लेकिन जैसे ही ये तापमान बढ़ता है, नमी ख़त्म हो जाती है, तो वो एकदम उसका पूरा जो सिस्टम है वो बदल जाता है। और जब तेज़ बारिश होती है तो वो एकदम से उसमें कटाव होना शुरू हो जाता है। और दूसरा कारण जो मानवीय, जो एक तो मैंने ये आपको ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बताया, दूसरा जो मानवीय कारण है वो ये आपने देखा होगा कि हमारे जो जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 लेन्स बन रहे हैं, तो जो हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार के आगे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, तकनीशियंस काम कर रहे हैं, या जेसीबी या पोकलेन के जो ड्राइवर्स हैं वो कटिंग कर रहे हैं, तो वो सीधा 80 की डिग्री पे जो है वो, 90 की डिग्री पे जो है वो पहाड़ों को काट रहे हैं। उसके ड्रेनेज को नहीं समझ रहे हैं कि पानी कहाँ से नीचे गिरेगा और किस तरह का नीचे नुकसान कर सकता है ये। और जो उसकी कटिंग है, जब वो अवैज्ञानिक तौर पे जब की जाती है, उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं की जाती है। उसके अलावा जो कटिंग किया हुआ जो मटेरियल है, उसे वो सीधे ढलानों के अंदर जो है इलीगली और जंगलों में सीधे आप फेंक रहे हैं। जहाँ नाला दिख जाता है उसमें डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि जब बारिश होती है, इस तरह के जो हालात बनते हैं, तेज़ बारिश होती है, मानसून का सीज़न है, और इस वर्ष तो हुआ भी ये है कि जितनी भी ये रोड कटिंग्स वगैरह जहाँ जहाँ पड़ी थी, ऊपर से जो पूरा हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, पूरा तापमान में बदलाव की वजह से, जो बारिशें हैं जो पूरे लगातार चली रही, और नमी बहुत ज़्यादा थी ज़मीन के अंदर, जो दलदली जैसी हो सकती है कि ज़मीन की ये कंडीशन भी कई क्षेत्रों में होगी भारी बारिश के कारण। और जब तेज़ गति की जब ये बारिश हुई, तो उससे फिर ये सारा जो है नीचे की तरफ बहना शुरू हो गया। और जो इलीगल डंपिंग और इस तरह के मटेरियल सड़क के किनारे, जंगलों में जहाँ जहाँ भी पड़े थे, या जहाँ पे बिल्कुल भुरभुरी ज़मीन थी, वहाँ पे ये तेज़ गति की जो बारिश थी, जो इंटेंसिटी, जिसको आप क्लाउड बर्स्ट जिसको कह रहे हैं, कि
1 घंटे में एक छोटे से एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर या 2 स्क्वायर किलोमीटर में 100 से ज़्यादा जब बारिश हुई तो उसको वो सहन नहीं कर पाया। और ये सारा का सारा जो वैज्ञानिक डंपिंग, आपके जो इस तरह से जो ड्रेनेज जब आपकी ठीक नहीं थी प्रॉपर, तो ये सारा क्यूमुलेटिव इफेक्ट उसका है। टनलिंग की जहाँ तक बात है, पक्के तौर पे जब टनलिंग होती है तो उससे भी बहुत जो एक सॉइल के ऊपर जो है, जब कटिंग अंदर आप करते हैं पहाड़ के अंदर, तो जो रॉक्स होती हैं उनके ऊपर इफेक्ट आता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना वैज्ञानिक तौर पे उसको टनल को बना रहे हैं। टनल बोरिंग मशीनें भी चली हैं, लेकिन आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप ब्लास्टिंग से ही मटेरियल निकाल के उसको बाहर कर रहे हैं। अब ब्लास्टिंग कितनी कंट्रोल होनी चाहिए, आपके तकनीशियन जो हैं वो कितने ट्रेंड हैं। अब ये जो कटिंग कर रहे हैं रोड के किनारे, उसी से पता लग रहा है कि कितने कर वो वैज्ञानिक तौर पे सक्षम है उसको काम को करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी जो अंदर ब्लास्टिंग टनलों में हो रही होगी तो वो उचित तौर पे नहीं हो रही होगी। तो अगर वो ये हालात है तो उससे तो फिर ये पहाड़ पूरे के पूरे दरकने जो हैं वो स्वाभाविक हैं। और जब इस तरह की बारिश जोर की होगी या हालात बनेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने के जो चांस जो हैं वो बन जाते हैं। में सबसे पहले तो जितने भी हमारे जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनको एक बार रिव्यू तो अवश्य करना चाहिए। जहाँ पे प्रशासनिक तौर पे हमें देखना चाहिए कि कितना वैज्ञानिक इसमें कमियां रह गई हैं जो कार्य चल रहे हैं उसमें, और हम इसको कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है कि जिस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसमें ड्रेनेज का क्या उन्होंने प्रावधान किया है। तो एक्सट्रीम इवेंट्स जब भारी बारिश जब होगी तो वो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना कर वो सहन कर सकते हैं, उसके लिए जो है उसके पूरे पैरामीटर्स को कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आम जनता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको ये समझना होगा कि जब भी वो अपना घर नया प्लान करें तो जो वहाँ की सॉइल टेस्टिंग है अवश्य कराएं कि वो कितना वजन जो है वो ज़मीन ले सकती है, कितनी भारी बिल्डिंग जो है उस पर खड़ी की जा सकती है। दूसरा, कि वो नदी नालों के आसपास ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले इसमें बहुत स्पष्ट अपने आदेश दिए हैं प्रदेश के अंदर के, वो कोशिश कर रहे हैं कि एक तय मानक जो है उसके लिए तैयार किए जाएं। पर इंडिकेटिव ये होता है कि 100-200 मीटर के करीब जो है आपको डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि ड्रेनेज और जो फ्लडिंग का जो आपका जो हाईएस्ट HFL लेवल होता है जो एक ऑब्ज़र्व किया जाता है उस क्षेत्र में, तो उससे दूर ही अपना जो है वो घर आशियाना जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करे तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा। तीसरा, जो हमारे जितने भी ठेकेदार या जो सड़क बनाने का काम कर रहे हैं या जो रास्ते बनाने का काम कर रहे हैं या जहाँ से भी मिट्टी लाकर दूसरी जगह फेंक रहे हैं, उन सभी को हमारी तरफ से ये बड़ी विनती है सरकार की ओर से भी कि वे इस तरह से जंगलों में मिट्टी को या नालों में मिट्टी को इस तरह से अवैज्ञानिक तौर पे ना फेंकें, क्योंकि यही एक फिर जब पानी गिरता है इसके ऊपर तो एक बड़ा बाढ़ का रूप ये ले लेते हैं और बहुत नुकसान जो है करते चले जाते हैं, और उसका जो परिणाम है वो बड़ा भयावह होता है और वो गरीब आदमी को बहुत नुकसान जो है पहुंचाता है। और देखिए, क्लाउड बर्स्ट जो एक ये फिनोमेना है, ये हम एक आम जो है भाषा में इसको, समुदाय की भाषा में इसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। ये इनफैक्ट क्या है कि ये जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी रेनफॉल की है, मैं इसको वैज्ञानिक तौर पे उस तरह से बताना चाहूँगा कि जो बादल का फटना हम कहते हैं वो एक हाई इंटेंसिटी रेनफॉल होता है। ये माना जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में कि जब 100 mm से ज़्यादा एक घंटे में अगर बारिश जो है किसी एक छोटे से क्षेत्र में लगातार हो जाती है बिना रुके एक ही स्पीड के साथ, और या इससे ज़्यादा बारिश जब हो जाती है तो उसे आप एक क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना कह सकते हैं कि वो बहुत तेज़ी से बारिश होती है और बहुत बड़ा बड़ा जो होता है वो बारिश के उसमें जो डाउन पोर्स होते हैं वो बहुत मोटे मोटे साइज़ के होते हैं। और ये ज़्यादातर जो चेंजेस जो हमने ऑब्ज़र्व की हैं ये हिली टेरेन में जो है अभी जो है वो आपको ये विजिबल होती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर एरिया में मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी नैरो वैलीज़ हैं ये उन्हीं में होता है, उनमें असर ज़्यादा दिखता है क्योंकि वो ढलानें हैं। ढलानों में जब गिरता है तो उसका नुकसान जो है वो एकदम नज़र आ जाता है। लेकिन ये कहीं भी किसी भी वक्त कहीं भी हो सकता है। ये सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में सीमित नहीं है। ये अगर आप कहीं ऊना की बात आपने करी, ये पक्के तौर पे वहाँ पे भी हो सकता है।
और हम लोगों को बड़े जो ड्रेनेज, क्योंकि वो क्या होता है कि वहाँ पे प्लेन एरियाज़ हैं हमारे, तो जगह जो होती है वो फैली हुई होती है, तो उसमें इतना महसूस पानी का वॉल्यूम जो ड्रेनेज के लिए जगह बन जाती है। लेकिन पहाड़ों में क्या है, वो नैरो वैलीज़ में से पानी निकलता है, तो वो इकट्ठा होकर जब ड्रेनेज से निकलेगा तो वो ज़्यादा नुकसान करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नैरो वैलीज़ या पहाड़ों में उन्हीं तक सीमित है। ये कहीं भी किसी भी वक्त जो हमें सचेत रहने की आवश्यकता है, कहीं भी हो सकता है। हाँ, जो विजिबिलिटी है इसकी वो ज़्यादा पहाड़ों में नज़र आएगी। विजिबिलिटी का मतलब कि उस पे जो ज़्यादा नुकसान जो दिखेगा और जो होगा वो नैरो वैलीज़ में ज़्यादा होगा। तो इससे बचने के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। ड्रेनेज जो सिस्टम है हमारा, उसे वैज्ञानिक तौर पे समझना चाहिए, और ड्रेनेज का जो भी हमारे नाले, नदी या छोटे नाले हैं, बरसाती नाले हैं, इस तरह उनसे हमें पूरा जो उनकी क्लीनिंग और उनके रास्ते में कोई रुकावट ना हो, समुदाय के तौर पे भी, प्रशासन के तौर पे भी, वैज्ञानिक के तौर पे भी, आम जनता के तौर पे भी हमें उसका ध्यान देना चाहिए। और बरसात के मौसम में तो विशेष तौर पे हमें बड़े सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला जिस तरह से ये, जिस गति से हम विकास कर रहे हैं और जिस गति से हमारा, अगर हम अपनी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कंट्रीब्यूशन, उसको अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए, बिजनेस एज यूजुअल कि यथावत स्थिति से हम आगे बढ़ते रहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में बादल फटने की, ये हाई इंटेंसिटी रेनफॉल की जो घटना है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी और हमें तैयार रहना चाहिए। कि एक जब तापमान जब बढ़ता है, जो राइजिंग टेम्परेचर है हमारा, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि तापमान बढ़ा हुआ है हमारा, तो जब राइजिंग टेम्परेचर होता है तो ये मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है ये बढ़ा देता है। कहने का मतलब कि हवा में जो है वो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर जो है बहुत ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि तापमान ज़्यादा होता है, तो नीचे से ये पूरी नमी जो है वो सोख लेता है, तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो एटमॉस्फेयर की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उससे क्या होता है कि जो इंटेंस और सडन रेनफॉल, जब जब मॉइस्चर आपका एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़ेगा तो हाई इंटेंसिटी रेनफॉल और सडन रेनफॉल होगी। उसका क्या मैकेनिज्म है कि ये जो हवा होती है हमारी, ये जब गिल्ली हो जाती है, जब मॉइस्चर इसमें चला जाता है, तो हिमालयाज़ में जो हमारे जो पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, इनमें एक प्रोसेस होता है, ये ऊपर की तरफ को उठती हैं, क्योंकि वो हल्की हो जाती हैं तो ऊपर की तरफ उठती हैं, और जब ऊपर उठती हैं तो ऊपर जाके एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके कूलिंग इनका इफेक्ट हो जाता है, तो ये ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। जब ठंडे होते हैं तो इनमें वो पानी के जो बड़े बड़े जो है वो ड्रॉप डाउन पोर्स उनको बोलते हैं आप, कि उनमें वो बड़े बड़े वॉल्यूम जो है पानी के इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। अब ऊपर हवा का दबाव किस तरफ को है, जम्मू कश्मीर की ओर को है, या सिक्किम की तरफ को है, हिमाचल प्रदेश से किन्नौर की तरफ को है, या कुल्लू की ओर है, या सराज की ओर है, या ऊना की तरफ है, ये डिपेंड करता है कि ऊपर हवाएं किस तरफ को जा रही हैं और किस तरह का दबाव ऊपर बना हुआ है। और जैसे ही ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जब हो जाता है, तो ये जब नीचे गिरती है तो एकदम से ये एक इंटेंस रेनफॉल, जैसे हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, या उसको आप जो है वो बादल फटना कहते हैं, जब ये लगभग 1 घंटे में 100 mm से ज़्यादा एक छोटे से एरिया में इकट्ठा पानी गिरता है। इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि होता क्या है कि गर्मी का जो मौसम रहा उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ी, तो हवा में पहले से ही नमी थी, और इस वर्ष तो पर्टिकुलरली जो मैं बात कहूँगा तो बारिशें चली ही हुई हैं लगातार, और वो गर्मी भी बराबर बनी हुई है, तो मॉइस्चर वाली एयर जो है बार बार ऊपर उठ रही है। एक एल नीनो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आप कहते हैं, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का माहौल भी बना हुआ है, और ऊपर से मानसून का अराइवल भी टाइमली था, तो ये दोनों इकट्ठी आपस में बातें हो गई, और इनके दोनों के क्लब होने की वजह से ये जो बादल फटने की आप बात जो कह रहे हैं वो, या हाई इंटेंसिटी रेनफॉल का जो माहौल जो है वो बना, और उससे ये सारी घटनाएं जो है वो प्रदेश में हो रही हैं।